AKTU के एग्जाम्स के लिए अभी भी यूट्यूब के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो AKTU के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, सेव 20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। सो हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड ये हमारा बहुत प्यारा सा सिलेबस चल रहा है, बहुत प्यारा सा हमारा कोर्स चल रहा है, विच इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम अपना इन शॉर्ट DBMS भी बोलते हैं। एंड यू नो कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एज आपको थर्ड ईयर स्टूडेंट तो हो, बट फाइनल ईयर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी हमने यूनिट 1 अच्छे से कवर कर दिया एंड इट्स अवर यूनिट 2 पार्ट 2। हमारा जो पार्ट 1 था, जिन जिन लोगों ने नहीं देखा है, पहले मैं रिकमेंड करूंगी कि प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियो देख लो। बट येस, हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उधर हमने डिस्कस करा था अबाउट द रिलेशनल मॉडल कॉन्सेप्ट्स। हमने वहाँ पे बहुत बेसिक सी चीज़ें डिस्कस करी थी एंड इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट कि वो आपको पता भी होना चाहिए। क्यों मैं बोल रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे बहुत शॉर्ट टर्मिनोलॉजीज है। हमें पता है कि डेटा आपका किस फॉर्म में स्टोर होता है, टेबल में, यानी कि रोज एंड कॉलम्स। तो रोज को हम क्या बोलते हैं, कॉलम्स को क्या बोलते हैं हम, है ना। कॉलम्स को एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, रोज को टपल्स बोलते हैं, कि कार्डिनैलिटी क्या होती है, डिग्री क्या होती है, सारी टर्मिनोलॉजीज हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। एंड हमने कीज के बारे में एक बार और अच्छे से रिवीजन कर लिया, सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मेक श्योर कि आपकी प्रीवियस वीडियो सारी देखी हुई हो। अगर स्टिल कोई डाउट है तो आप मुझसे आराम से पूछ सकते हो। तो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस लेक्चर, फर्स्टली लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। दिस साइड राशि डागर। यहाँ पे मैं आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ाने वाली हूँ। जैसे कि आपको पता ही हमारा पार्ट 2 है और आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि आज की वीडियो हमारी किस टॉपिक के ऊपर होने वाली, विच इज इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स। एंड मैं इसको बोलूँगी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए ही पढ़ रहे हो आप मेनली वैसे, बट ये जैसे कि हमारा प्लेसमेंट वाला का सब्जेक्ट भी है, तो बहुत बार, जितनी बार मेरे टाइम पे ये वाला सब्जेक्ट आया था, मेरे सेमेस्टर में आया था ना, मुझसे चाहे मिड हो चाहे एंड हो, हमेशा ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स वाला। दैट डिपेंड्स कि आपके कॉलेज वाले इसको 3 मार्कर्स में देते हैं या 5 मार्कर्स में देते हैं, दैट्स टोटली डिपेंड ऑन द कॉलेज वाइज। बट येस, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, स्किप तो होता ही नहीं है। नाउ आई थिंक यू गॉट इट, कितना ज़्यादा ये वाला टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक एक पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट हम देखेंगे। वीडियो थोड़ी लेंदी हो सकती है, सिलेबस हमारा काफ़ी बड़ा है। यूनिट 1 की तरह मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, बोलने मत लग जाना कि दीदी दीदी इतने लंबे लेक्चर्स, ठीक है। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर। सबसे पहले दीदी आपने बोला तो इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स होते क्या है, मैं कहा चलो समझते हैं। Integrity constraints in DBMS database management system are rules that ensure the data stored in the database remains correct, consistent and dependable। देखो, 3 चीजें आपको इसके बारे में याद रखनी है। साथ के साथ शॉर्ट नोट्स भी बना लेना अगर आपको चाहिए, वरना PDF तो आपको मिल ही जाएगी, ठीक है। करेक्ट, कंसिस्टेंट, लिखने से ज्यादा प्लीज समझने पे ध्यान देना, एंड डिपेंडेबल। देखो, हमारा जो इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स होते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट में, वो ये कुछ रूल्स होते हैं। कैसे रूल्स होते हैं? जो इंश्योर करते हैं जो आपका डेटा आप स्टोर करने वाले हो डेटाबेस में, वो करेक्ट होना चाहिए, मतलब कुछ भी गलत एंट्री फिल ना हो। कंसिस्टेंट होना चाहिए कि अच्छा ये आज का डेटा है तो ये कल का डेटा है। डिपेंडेबल भी होना चाहिए कि अच्छा ये चीज़ें इस पर डिपेंड करती है। कोई सा भी डेटा आप अगर स्टोर कर रहे हो डेटाबेस में, 3 चीज़ें होनी ही होनी चाहिए, ये रूल्स फॉलो ही होने चाहिए। कौन से? कि डेटा आपका करेक्ट होना चाहिए, डेटा में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, डेटा आपका कंसिस्टेंट रहना चाहिए, कि ये नहीं आज का डेटा फिल कर दिया और फिर गायब हो गया, नहीं, डेटा डिपेंडेबल भी होना चाहिए। These rules play a major role in maintaining data quality, especially when operations like insert, update, or delete are performed, making sure these actions don't affect the structure, reliability of the data। ये रूल्स हमारे क्यों ज़रूरी है? कि जिससे आपका जो डेटा है उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे। कब हमें क्वालिटी मेंटेन करनी है? जब आप ऑपरेशंस परफॉर्म करो, जैसे आप अपना डेटा को इंसर्ट कर रहे हो या डेटा डिलीट कर रहे हो या फिर कुछ अपडेट कर रहे हो, मेक श्योर होने चाहिए कि आप जो कर रहे हो उससे स्ट्रक्चर पे कोई भी असर ना पड़े। मतलब मेरे ये डेटाबेस के स्ट्रक्चर है, जिसको हम बोलते भी है स्कीमा। मैं क्यों बोल रही हूँ ये रूल्स हमें क्यों अप्लाई करने चाहिए? जब भी आप कुछ परफॉर्म कर रहे हो ऑपरेशंस, ठीक है, चाहे वो आपके इंसर्ट करने वाला हो, कुछ आप इंसर्ट कर रहे हो, चाहे आप अपडेट कर रहे हो, चाहे आप डिलीट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो इससे आपके स्ट्रक्चर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। रिलायबिलिटी डेटा की सेम ही रहनी चाहिए।
इसलिए हम ये कुछ रूल्स अपनाते हैं, मतलब इतना ही समझ जाओ, कॉन्स्टेंट्स आर सम टाइप्स ऑफ रूल्स, कुछ रूल्स होते हैं जो हम अपने डेटा पे अप्लाई करते हैं जिससे हमारा डेटा करेक्ट रहे, कंसिस्टेंट रहे एंड डिपेंडेबल रहे. They also define how different parts of a database are linked with each other and help us to ensure that these connections or relationships stay valid. ये ऑल्सो ये चीज़ें बताते हैं कि जैसे हमारे डेटाबेस में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, कैसे वो आपस में लिंक हैं और कैसे वो रिलेशनशिप में वैलिड है. मैंने बताया था ना, ईआर डायग्राम जब हमने पढ़ा था वो रिलेशनशिप वाले कॉन्सेप्ट पढ़े थे, तो वो यही चीज़ डिफाइन कर रहे थे कि आपके जो छोटे छोटे डेटा है कैसे आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है, कैसे वो डेटा अच्छे से स्टोर कर रहे हैं. इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ, इंटीग्रिटी कॉन्सेप्ट मेक श्योर दैट द डेटा रिमेन्स मीनिंगफुल एंड अलाइन विद द लॉजिक एंड डिजाइन ऑफ द डेटाबेस. ये तो प्रॉपर पूरी कहानी हो गई. अगर मैं शॉर्टली बोलूँ तो क्या है, इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स हमारे क्या करते हैं, कुछ ऐसे रूल्स है जो करते हैं कि हमारा डेटा मीनिंगफुल रहना चाहिए. मतलब आपका अगर डेटा, अपने एक स्टूडेंट का डेटा स्टोर करें तो उसमें ऐसा होना चाहिए डेटा कि अच्छा समझ आ जाए, बिना मतलब पढ़ो थोड़ा देख के समझ में आ जाए कि अच्छा ये तो कुछ स्टूडेंट्स का डेटा है, ऐसा ना हो कुछ मीनिंग ही ना निकल रहा हो. और अलाइन करने चाहिए जो लॉजिक आपने अप्लाई करा है, जो डेटाबेस का डिजाइन है, बिल्कुल सी. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं. कोई डाउट नहीं होगा, कोई डाउट हो तो आप मुझसे आराम से पूछ सकते हैं. क्लियर? बट यस, यही है कि इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स आपके कुछ छोटे मोटे से रूल्स होते हैं जो हम क्यों करते हैं, जिससे हमारा डेटा प्रॉपर कंसिस्टेंट रहे, मीनिंगफुल डेटा हो, और अगर आपके उस पर कोई भी स्ट्रक्चर पे अफेक्ट ना डाले, लॉजिक वाइज सी. अब हमें इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स की क्यों जरूरत पड़ी? वाई वी नीड द इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स? दे आर लाइक द गाइडलाइन दैट स्टॉप इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट डेटा फ्रॉम एंटरिंग द सिस्टम. ये आप समझ लो एक तरीके से गाइडलाइन है जो बताती है कि भैया रुक जाओ, आप गलत डेटा डाल रहे हो या फिर आप इनकम्प्लीट डेटा डाल रहे हो, क्योंकि हमें तो करेक्ट डेटा चाहिए ना. तो ये कुछ काइंड ऑफ अ गाइडलाइंस हमें दे रखी है जो बताती है कि नहीं भैया आपका स्टॉप, रुक जाओ, आपका डेटा इनकरेक्ट है या तो गलत है या आपका डेटा इनकम्प्लीट है, तो एंटर मत करो सिस्टम में. जैसे इंश्योर करना दैट एवरी कस्टमर इज अ वैलिड एंड प्रेजेंट ईमेल आईडी, है ना, जब भी तो आप कस्टमर को आइडेंटिफाई कर पाओगे ना यूनिक. जैसे कोई भी कस्टमर की एंट्री करवा रहे हो तो आपके पास ये होना चाहिए कि भैया आपने जो आईडी दी है वो अभी इसी समय की होनी चाहिए, वैलिड ईमेल आईडी हो. ऐसा ना हो ईमेल आईडी काइंड ऑफ आपने बनाई है टोटली इंटीजर्स वाली बनाई है, उसमें आपने कोई स्पेशल कैरेक्टर्स ही बनाए, तो ये इंटीजर्स वाली, उसमें पता चलो उसने स्पेशल कैरेक्टर डाल दिया, तो ये तो वैलिड नहीं होगी ना. ये चीज़ हमें देखनी है. मेक श्योर करना दैट एवरी ऑर्डर इन द सिस्टम बिलोंग्स टू अ कस्टमर ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द कस्टमर टेबल. चेक करना जो आपके सिस्टम में जो कस्टमर की टेबल पे क्या ये पर्टिकुलरली कस्टमर मतलब है तो नहीं, पहले से इसकी एंट्री फिल तो नहीं है, ऐसा तो नहीं हम दोबारा एंट्री कर रहे हो, ये चेक करना. These kinds of checks stop errors from happening in the database, ensure that the system remains well structured, secure and trustworthy. तो ये कुछ टाइप के एरर्स होते हैं जो डेटाबेस से हम बचा लेते हैं, जिससे कि हमारा जो डेटाबेस है, जो डेटा हम अपने रख रहे हैं सिस्टम पे, वो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड है, सिक्योर है, ट्रस्टवर्दी रहे. ये तीन चीज़ें भी होनी चाहिए. इट्स इंपॉर्टेंट. यही आपको बताती है कि हमें डेटा इंटीग्रिटी क्यों चाहिए. क्यों? कि हमारा डेटा कैसा रहे, वेल स्ट्रक्चर्ड रहे. पहला क्या है, वेल स्ट्रक्चर्ड, राइट. दूसरा क्या है, सिक्योर है. एंड तीसरा क्या है, ट्रस्टवर्दी है. कि भैया अगर ट्रस्टवर्दी नहीं होगा तो लोग अपना डेटा थोड़ा ना स्टोर करेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है. और सिक्योरिटी. तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं. कुछ काइंड ऑफ अ गाइडलाइंस होती है, कुछ काइंड ऑफ अ रूल्स होते हैं जो हम अप्लाई करते हैं जिससे कि हमारा डेटा कंसिस्टेंट रहे, मीनिंगफुल रहे, रिलायबल रहे. क्यों जरूरत पड़ी? कि चेक करना कि आपके पास वैलिड तो नहीं है ना, मतलब वैलिड है कि नहीं है. चेक करना कि आप ऑलरेडी तो हमारे कस्टमर नहीं हो, तो हमें डुप्लीकेट्स एंट्री नहीं करनी. जैसे हमारे सिस्टम में क्या हो, जो हम फालतू की चीज़ कर रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी बनी हुई है, ट्रस्टवर्दी रहे और स्ट्रक्चर्ड बाई प्रॉपर है. समझ में आ गया कि हमें इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स क्यों जरूरत थी, इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं और इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स की क्या जरूरत थी. समझ में आ गई? जी दीदी समझ में आ गई. चलो आगे बढ़ते हैं. रुको ज़रा, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो जल्दी से जाइए यूनिक सीरीज़ का ऐप डाउनलोड करिए. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. वहाँ पे आपको हर एक टॉपिक वाइज की डिटेल वीडियोस मिलनी है, प्लस PDF नोट्स भी मिलने हैं. तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो, जल्दी से जाओ वहाँ पे जाके अपने डाउनलोड करो ऐप. एंड यस, वन मोर थिंग, इस वीडियो को लाइक भी करना अगर अच्छी लग रही है, हिट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को एंड मेक श्योर आप ऐप डाउनलोड कर लो. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स. इनके भी टाइप होते हैं. जैसे सबसे पहले होता है हमारा एंटिटी इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स. ट्रिगर्स होते हैं, डोमेन कॉन्स्टेंट्स होता है. इसमें आपके दो आते हैं, नॉट नल कॉन्स्टेंट और चेक कॉन्स्टेंट्स. रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट होते हैं, असर्शन होते हैं, की कॉन्स्टेंट्स होते हैं आपके प्राइमरी और यूनिक. जो मेनली आपसे पूछे जाते हैं आपको हमेशा याद रखने, सबसे पहले तो होंगे आपके एंटिटी,
मतलब सबसे पहले नहीं, आगे पीछे ऑर्डर हो सकता है। एंटिटी इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स, दूसरा होगा आपका रेफरेंशियल। ये मैं अभी आपको क्यों लिख रही हूँ अभी मैं आपको बताऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा कि दीदी क्यों लिख रही है। थर्ड आपका होगा डोमेन। इसके अंदर की टाइप्स छोड़ देंगे अभी हम, अभी के लिए, ये नहीं बोल रही हूँ एग्जाम्स के लिए टाइप छोड़ देना, सिर्फ अभी के लिए, ठीक है। की कॉन्स्टेंट्स, जब क्वेश्चन आता है ना, मेरे टाइम पे जब आता था कि लाइक इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, मेनली यही लिखे जाते थे, मेनली जो ये मैंने आपको बताया ना, एक मिनट मैं बताती हूँ, जो ये मैंने आपको ट्रिगर्स बताए, असर्शन बताए, एक बार को नहीं लिखे जाते थे ना, ये लिखी जाती थी इतनी मेनली, हमेशा ये इतने मेनली लिखे जाते थे। बट हम रिस्क नहीं लेंगे, हम सारी चीजें पढ़ेंगे। अभी आज का जो लेक्चर होगा उसमें हमारे असर्शन और ट्रिगर्स रह जाएंगे, डोंट वरी, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। अदरवाइज आप बोलते तो बहुत लंबा लेक्चर है दीदी, ऑलरेडी इट्स टू लेंथी, ठीक है, बट नहीं, ब्रेक ले लेके पढ़ना, बोर मत होना, ठीक है, ब्रेक ले लेके पढ़ना। तो ये मेनली 4 आज पढ़ने वाले विद डेप्थ, ये असर्शन और ट्रिगर्स, वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो ये हमारे टाइप्स होते हैं इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स के। भैया डायग्राम याद रखो, डायग्राम के थ्रू बनाओगे ना चीजें तो ज्यादा अच्छे नंबर्स के चांसेस होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डोमेन कॉन्स्टेंट्स क्या रहते हैं। डोमेन कॉन्स्टेंट है टाइप ऑफ इंटीग्रिटी रूल्स। क्यों, एक टाइप का ही तो है ना इंटीग्रिटी रूल। कॉन्स्टेंट्स का मतलब क्या होता है, रूल्स ही तो होते हैं। तो एक टाइप का हमारा इंटीग्रिटी रूल है जो इंश्योर करता है क्या, ओनली वैलिड एंड एक्सेप्टेबल वैल्यूज आर एंटर्ड इनटू अ कॉलम ऑफ अ डेटाबेस टेबल। जो डेटाबेस की आप जो टेबल बना रहे हो उसमें जो आप कॉलम में वैल्यूज एंटर कर रहे हो, जैसे आपने ये टेबल बनाई है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये ले लेती हूँ, यस, जैसे आपने एक फॉर एग्जाम्पल टेबल बनाई है, ठीक है। अब टेबल में आपके जो कॉलम्स में ये डेटा डाल रहे हो, ये वैलिड डेटा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी उठपटांग उठा के डाल दो, नहीं। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, तो ये क्या है, इट डिफाइन द अलाउबल सेट ऑफ वैल्यूज और डेटा टाइप फॉर एन एट्रीब्यूट, नथिंग आउटसाइड दिस सेट इज एक्सेप्टेड। इतना समझ लो इन शॉर्ट। आपके पास एक टेबल है, अभी हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपके पास एक टेबल है, ये आपके कुछ कॉलम्स के नेम्स हैं। अब जो आप इसमें डेटा एंटर करने वाले हो वो डेटा ऐसा होना चाहिए, डेटा वैलिड होना चाहिए। मतलब अगर आपने यहाँ पे रोल नंबर पूछा ना तो रोल नंबर ही डालो, ऐसा नहीं कि नेम डाल दो, नहीं। यहाँ आपने नेम पूछा तो नेम ही डलेगा, वैलिड डेटा डालना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो डेटा टाइप से बाहर वाली चीज उठा के डाल दो, नहीं। ये तो बोल रहा है नथिंग आउटसाइड दिस सेट इज एक्सेप्टेड, कोई एक्सेप्ट नहीं होगा। Every column in a table is tied to a particular data domain. मैंने बताया ना, like integer, string, data, time, currency, etc. If a value does not fit in that domain, the system would not accept it. This keeps the data clean and meaningful. वही वाली चीज है जो मैंने आपको बताई है। In short, आपके डोमेन कॉन्स्टेंट क्या कहते हैं इंटीग्रिटी वाला, आपने एक टेबल बनाई है डेटाबेस में और जो कॉलम्स आपने दिए हैं, अब आप उस कॉलम्स के अंदर जो डेटा फिल करोगे वो उसी टाइप का डेटा होना चाहिए जिस टाइप का आपने कॉलम बनाया। जैसे मैंने बोला कि मैंने यहाँ नेम लिखा है, अब मेरा नेम क्या होता है, स्ट्रिंग की फॉर्म में होता है, हाँ, तो मेरा नेम ही आना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप फोन नंबर लिख रहे हो, यहाँ मैंने बोला रोल नंबर, तो यहाँ मेरे रोल नंबर ही लिखने चाहिए। अगर आपने कुछ और फिल कर दिया तो वो नहीं माना जाएगा, वो टेबल एक्सेप्ट ही नहीं होती। क्यों नहीं करते, क्योंकि भैया आपने वो पर्टिकुलरली डोमेन वाला तो डाला ही नहीं ना, जो पर्टिकुलरली डोमेन का चाहिए था आपने तो वो हमें डाला ही नहीं। अब हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा डेटा साफ तो रहेगा नहीं, मीनिंगफुल तो रहेगा ही नहीं ना, तो इसलिए हम वो वाली चीज यहाँ वैलिड करते हैं। समझ में आ गया, मतलब जिस टाइप का आप कॉलम बना रहे हो उस टाइप के अंदर का ही डेटा वही फिल करो। क्लियर हो गया होगा। जैसे टेबल देखो, आपने स्टूडेंट आईडी है, नेम है, सेमेस्टर है, एज है। आप देख रहे हो आपने आईडी में आईडी डाली, नेम्स में सारे नेम्स हैं, सेमेस्टर्स में सारे सेमेस्टर्स हैं और एज में एज है। क्या मैं बोल सकती हूँ ये एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा? यस दीदी एक्सेप्ट होगा। मैंने बोला क्यों एक्सेप्ट होगा दीदी, यहाँ पे जो सारी वैल्यूज डली है अकॉर्डिंग टू द कॉलम वाइज आर ओके। ग्रेट, अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। अब अगर हम इसमें डोमेन कॉन्स्टेंट रूल्स अप्लाई करें तो स्टूडेंट आईडी शुड बी यूनिक होनी चाहिए, वो आपको पता ही, क्योंकि आप कीज का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो। एंड मस्ट फॉलो फिक्स फॉर्मेट लाइक ऐसा। मैंने बताया ना, अगर इस फॉर्मेट में नहीं है, देखो इसने लिखा भी इट वुड नॉट अलाउ डुप्लीकेट्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यूनिक है। और अगर रॉन्ग फॉर्मेट्स में आया ऐसे तो वो टेबल एक्सेप्ट ही नहीं होगी, ठीक है। जैसे नेम कैन ओनली होल्ड अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स, हमेशा सिर्फ अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स आएंगे, कोई नंबर्स नहीं आएंगे ना कोई सिंबल्स आएंगे। जो मैं बताना चाह रही हूँ वही लिखा है बस। इट ऑल्सो कैन नॉट बी नल, नल भी नहीं हो सकती, नॉट नल कॉन्स्टेंट नहीं है।
सेमेस्टर जैसे आपने 5th 6th लिखा है वही अलाउड होंगे, अगर आपने 10th लिख दिया जो रेंज के बाहर है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। रेंज भी होती है, मैं बताऊंगी अभी कैसे। एज शुड बी एन इंटीजर विद इन अ वैलिड रेंज, अगर इसके बाहर हुई या नेगेटिव हुई तो एक्सेप्ट नहीं होगी। देखो अभी हम ये रेज कर देंगे तो वो वाली टेंशन मत लेना। मैंने बोला यहाँ रोल नंबर है, रोल नंबर मैंने इसको प्राइमरी की मार्क कर दी, तो प्राइमरी की से समझ में आ रहा है अच्छा ये यूनिक होगा। मैं कहा हाँ इसका रेंज तुम दे दो या रोल नंबर मैक्सिमम 10 डिजिट्स का होगा। मैं कहा ठीक है। मैंने बोले नेम है, इसकी मैं रेंज दे देती हूँ 40 दे देती हूँ, और ये तो आपको पता है वैर का होगा। मैं कहा ये मेरी एज है, इसकी लिमिट दे देती हूँ मैं 40। चलो अगर किसी ने इसमें एज में 50 फिल करा तो वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्यों वैलिड नहीं होगा? चीज समझ में आ रही है क्यों वैलिड नहीं होगी? क्योंकि हमारी रेंज से ये बाहर चला गया। अब अगर मैंने यहाँ पे 40 शब्द डाल दिए, हाँ ठीक है वैलिड है। अगर मैंने यहाँ 5 डिजिट का रोल नंबर डाल दिया वैलिड है, बट अगर आप रेंज से बाहर कर दोगे वो भी चीज वैलिड नहीं मानी जाएगी। दो चीजें यहाँ पे मैटर करती है, एक तो आपका जिस टाइप का आपने बनाया है कॉलम उसी टाइप का आप डेटा एंटर करोगे, राइट। अगर आपने कोई दूसरा डेटा एंटर कर दिया वैलिड नहीं होगा। दूसरी चीज आपने जो डिफाइन करी है रेंज, उसी रेंज की आप वैल्यूज इंसर्ट करोगे। अगर आपने बाहर की वैल्यू इंसर्ट कर दी तो वो वैलिड नहीं होगा। आई होप समझ में आ गया होगा कि डोमेन कॉन्स्टेंट्स क्या है, काफी इजी है, टफ नहीं है ज्यादा। अब जैसे हमने फिगर में देखा था कि इसकी भी टाइप्स होते हैं, टाइप्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आता है नॉट नल। नॉट नल कॉन्स्टेंट यहाँ भी आया था, क्या होता है वो मैंने इधर छोड़ा था क्योंकि हम यहाँ पे समझा पाए। This constant ensures that no empty or null values can be inserted into a column if it's useful when a value is mandatory for the meaning or integrity of a record. For example, if a semester must always be filled, this constant will enforce it. मतलब क्या है? नॉट नल कॉन्स्टेंट ये बोलता है, ये जो कॉन्स्टेंट है एश्योर करता है कोई भी एम्प्टी वैल्यू नहीं आनी चाहिए, ना ही कोई नल वैल्यूज आनी चाहिए। मतलब खाली वैल्यूज इंसर्ट नहीं होंगी। जब आपने बोला था, क्यों आपने बोला सेमेस्टर्स हर किसी बच्चे के सेमेस्टर होंगे, अगर आप उसमें स्टिल नॉट वैल्यू नॉट नल वैल्यू एंटर करवा रहे हो तो उसको एनफोर्स कर देगा, हटा देगा। वो ये बोलना चाह रहा है कि जो आपने नॉट नल कांस्टेंट बनाया है उसमें भी आपकी कोई नो एम्प्टी और नल वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हो कॉलम में, बट अगर वैल्यू जब ही इंसर्ट करोगे जब उसमें मैंडेटरी होगी, मीनिंगफुल होगी। अगर आप ऐसे इंसर्ट कर दोगे तो नहीं माना जाएगा। Second आता है check constant. The check constant allows you to define specific rule that the data in a column must follow. For instance, if a student age must be in 18 to 30, you can add a check constant to ensure this rule is always applied. चेक कांस्टेंट क्या है? बेसिकली आप कुछ रूल्स अप्लाई कर रहे हो, आपने बोल दिया कुछ स्पेसिफिक रूल्स बना दिए कॉलम में एंट्री करने के लिए भी। मतलब मैंने एज में, एक एज मेरा कॉलम है, मैंने पहला रूल तो बोला कि भैया इतनी रेंज का होना चाहिए, मैं कहा ठीक है, और दूसरा ये रूल था कि एज ही फिल करोगे, मैं कहा ओके। मैं कहा तीसरी चीज है अगर आपकी एज 18 से 30 के बीच में जब ही आप फिल करोगे, मतलब मैंने तीसरी कंडीशन और लगा दी, यानी कि मैंने चेक कांस्टेंट उधर और लगा दिया। समझ में आ रहा है? आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे, कोई भी डाउट नहीं होगा, ना ज्यादा टफ लग रहा होगा। इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स आपको समझ में आ गए। ये वाली पैन अच्छी सी नहीं लग रही, रेडी ले लेते हैं। इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट समझ में आ गए। इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स क्यों जरूरी है वो भी समझ में आ गए। टाइप्स क्या होते हैं इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स की समझ में आ गई। डोमेन कॉन्स्टेंट्स भी आपको समझ में आ गया। डोमेन कॉन्स्टेंट जब हमने अप्लाई करा तो वो कैसे हुआ वो भी समझ में आ गया, एंड टाइप्स ऑफ डोमेन कॉन्स्टेंट भी समझ आ गया। आई होप क्लियर होता जा रहा होगा, इतना कोई डाउट वर्ड्स नहीं आ रहे होंगे। फिर वही चीज हमें क्यों इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए डोमेन कॉन्स्टेंट? दे प्रोटेक्ट द डेटाबेस फ्रॉम इनवैलिड और इनकम्प्लीट डेटा एंट्रीज। वो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे डेटाबेस में कि आप कोई भी इनवैलिड, मैंने बताया ना कि नेम की जगह आप वो डाल रहे हो नंबर्स, ऐसी एंट्री ना दे दे, इनकम्प्लीट एंट्री ना दे दे। They make sure that data follow predefined rules or logic, keeping it accurate and trustworthy. जो रूल्स लगाए थे ना कि इतनी ही रेंज में होना चाहिए, एंटर डेटा अगर आप वो कर रहे हो नेम तो नेम ही आना चाहिए, तो कुछ हमारे प्रीडिफाइंड रूल्स थे, लॉजिक हमने लगाया। अगर डेटा प्रॉपर्ली उसके अकॉर्डिंग फिल हो रहा है, यानी कि आपका डेटा एक्यूरेट है, कोई दिक्कत नहीं और ट्रस्टवर्दी है। दे हेल्प इन रिड्यूसिंग एरर्स, एरर्स बच जाते हैं, मेक करते डेटाबेस को ईजियर, आप आसानी इसको मैनेज कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। तो ये हमारे डोमेन कॉन्स्टेंट्स हमें इतने इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट एक बार फिर से हम एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझेंगे कि एग्जैक्टली क्यों ज़्यादा हमें इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम थोड़े एग्जाम्पल से समझेंगे जिससे हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। लेट्स कंसीडर द फॉलोइंग टेबल ऑफ स्टूडेंट्स। आप स्टूडेंट्स की हमारे पास टेबल दे रखी है।
इफ वी अप्लाइड अ नॉट नल कॉन्स्टेंट ऑन द सेमेस्टर कॉलम, जो हमारे सेमेस्टर कॉलम है, अगर इसमें हमने नॉट नल वाला रूल लगा दिया, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, कौन सा रूल होता है, वो भी टपल फॉर्म में, तो ये वॉयलेट कर जाएगा रूल, क्योंकि इसने नल जो है सेमेस्टर फील्ड में ऑलरेडी एंट्री है। जैसे हमारा ये रहा, यहाँ पे आप देख रहे हो नल है। अगर हम सेमेस्टर को मार्क करें नॉट नल, द सिस्टम वुड नॉट एक्सेप्ट दिस रिकॉर्ड अंटिल द मिसिंग वैल्यू इज फिल्ड। अगर हमने इसको मार्क कर दिया ना, क्या मार्क कर दिया, नॉट नल, तो जब हम इसको एंटर कराने जाएंगे कि भैया स्टोर हो जाओ, नहीं करेगा वो स्टोर जब तक कि यहाँ पे कोई एक वैलिड वैल्यू नहीं आ जाएगी। समझ रहे हैं नॉट नल कॉन्स्टेंट का मतलब क्या था, यहाँ साफ साफ लिखा था ये कौन से इंश्योर करता है कि नो एम्प्टी और नो नल वैल्यू कैन बी इंसर्टेड इनटू अ कॉलम, कोई भी खाली वैल्यू नल वैल्यू इंसर्ट नहीं होगी। इट इज यूजफुल व्हेन अ वैल्यू इज मैंडेटरी फॉर द मीनिंग और इंटीग्रिटी ऑफ अ रिकॉर्ड। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको फिल करना ही करना पड़ेगा। अगर मैंने इसको नॉट नल मार्क कर दिया तो इसको वैल्यू फिल करनी ही करनी पड़ेगी, वरना सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे कि डोमेन कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, क्या टाइप्स थे दोनों के, डोमेन कॉन्स्टेंट समझ में अच्छे से आ गए होंगे। बट अगर स्टिल डाउट हो तो प्लीज वीडियो को एक बार आराम से देखिएगा और फिर फर्दर ऑन मुझसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट। एंटिटी आपको पता है क्या होती है, इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स पता चल गया, बस उसी का मिश्रण टाइप है। देखते हैं एंटिटी इंटीग्रिटी इंश्योर दैट एवरी रो इन अ टेबल इज यूनिकली आइडेंटिफाइबल। हर एक, जैसे आपने टेबल बनाई है उसमें कोई एक ऐसी रो होनी चाहिए जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। अब मैं अगर बोलूँ तो क्या मैं इसको प्राइमरी की बोल सकती हूँ, जी हाँ, इन शॉर्ट प्राइमरी की। To achieve this, the primary key of a table must never be a null because it is used to uniquely recognize each record. इसको इंश्योर करने के लिए आपकी जो प्राइमरी की टेबल की कभी भी नल नहीं होनी चाहिए, तो प्राइमरी की भी बोलती है कि कभी भी मैं नल नहीं रहूंगी, वरना मैं यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगी। इफ द प्राइमरी की हैज अ नल वैल्यू, अगर प्राइमरी की के पास नल वैल्यू है तो वी लॉस द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश दैट रोज फ्रॉम अदर्स व्हिच गोज अगेंस्ट द फंडामेंटल पर्पस ऑफ प्राइमरी की। अगर जैसे इसको मैंने फॉर एग्जांपल, ये आपकी क्या है प्राइमरी की, अगर इसमें एक नल वैल्यू आ गई तो मैं यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगी, मैं डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाऊंगी कि बाकी की जो रोज हैं, बाकी के जो कॉलम्स हैं टेबल में और इस कॉलम में क्या डिफरेंस है। समझ रहे हो ना, दैट्स व्हाई हम इसलिए बोलते कि प्राइमरी की कभी भी नल नहीं होनी चाहिए। वाइट अदर फील्ड्स इन टेबल कैन लेफ्ट नल, बाकी के हो सकते हैं नल बट प्राइमरी की कभी भी नहीं, यानी कि हम बोल सकते हैं प्राइमरी की कैन नॉट बी नेवर नल वैल्यू। बाकी की जो कैंडिडेट, बाकी की जो आपके कॉलम्स होंगे वो आपके क्या हो सकते हैं, नल वैल्यू हो सकते हैं, उसमें हमें कोई टेंशन नहीं है, बट प्राइमरी की नहीं होनी चाहिए। यही हमारा एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट बोलता है। इसके कुछ की फीचर्स हैं, जैसे यूनिकनेस होनी चाहिए, द वैल्यू इन द प्राइमरी की कॉलम मस्ट बी कंप्लीटली यूनिक अक्रॉस ऑल द रोज, नो डुप्लीकेट्स आर अलाउड, कोई डुप्लीकेट्स नहीं होनी चाहिए, या फिर मैं बोलूँ नो नल वैल्यूज आर अलाउड, कोई भी आपकी नल वैल्यूज भी नहीं होनी चाहिए। नॉट नल आए गया, दूसरा पॉइंट ही था, प्राइमरी की कैन नॉट हैव अ नल वैल्यू, एवरी रिकॉर्ड मस्ट इंक्लूड अ वैलिड वैल्यू फॉर द प्राइमरी की। Vital for table structure, this rule ensure that every record is traceable and distinct, keeping the data organized and unambiguous. मतलब आपके ये रूल बोलता है कि हर जो रिकॉर्ड में आप रोज हैं वो ट्रेसेबल होनी चाहिए, एक दूसरे से अलग होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि डुप्लीकेट एंट्रीज हो, नहीं, एक डिफरेंट भी होनी चाहिए, जिससे कि आप क्या कर पाओ, उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाओगे, राइट, अच्छे से देख पाओगे कि अच्छा ये हमारी पर्टिकुलरली टेबल ऐसे है, अच्छा ये वाली जो कॉलम है ये कहना चाहता है, अच्छा ये वाला कॉलम ये कहना चाहता है, तो आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो आराम से। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझो, आपके पास एक स्टूडेंट टेबल है, आप देख रहे होगे यहाँ पे स्टूडेंट आईडी ही हमारी क्या है, प्राइमरी की, यही डिफर कर सकती है, बट इसमें एक नल वैल्यू आ गई। In the last row, the student ID is null, which is not allowed because it violates entity integrity. The primary key student ID must always have a unique and non-null values. ये वैलिड नहीं होगी, क्यों, लास्ट रो में आपका क्या आ गया, नल वैल्यू आ गई, और हमारा एंटिटी इंटीग्रिटी क्या बोलता है कि कभी भी प्राइमरी की आपकी नल वैल्यू नहीं आनी चाहिए, बोलता है कि नहीं बोलता, बट इसने रूल क्या कर दिया, वायलेट कर दिया, तो ये नहीं होगी। समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है की कॉन्स्टेंट्स। अगर आपने कीज पढ़ी हैं, जो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी, तो ये हमारी उसी बारे में, ठीक है। Key constraints are the rules that are applied to one or more columns in a table to ensure that every row can be uniquely identified. आपके की कॉन्स्टेंट्स क्या बोलते हैं कि आपके जो ये एक दूसरे से कॉलम है, हर एक रो यूनिकली आइडेंटिफाई होनी चाहिए, ये रो अलग होनी चाहिए, ये रो अलग होनी चाहिए। मतलब भैया अगर मैं ये रो बोल रही हूँ तो समझ पाए कि पर्टिकुलरली किसको मार्क कर रही है, मतलब हमारी टेबल है, कॉलम्स में जो रोज होती हैं वो यूनिकली आइडेंटिफाई होनी चाहिए। They play a crucial role in maintaining the accuracy, consistency and reliability of data. क्यों जरूरी है, अब एक बात बताओ, जैसे टेबल है,
ये 1 है 2। अब 1 में भरी हुई है राम की डिटेल्स, सेकंड में भरी हुई श्याम की डिटेल्स। अगर ये यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं होंगी तो राम और श्याम की डिटेल्स आपस में मिक्सड अप हो जाएगी ना, जो कि हमें नहीं करना। तो इसलिए आपस में मिक्सड अप ना हो, हम ये चीज क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं। क्लियर है की कॉन्स्टेंट्स। अब वही वाली चीज की कॉन्स्टेंट्स हमें क्यों जरूरी है, अवॉइड करना डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को। की कांस्टेंट इंश्योर दैट नो टू रोज हैव द सेम वैल्यूज इन द की कॉलम्स व्हिच मींस एवरी रिकॉर्ड स्टे यूनिक। ये बोलते हैं कि कोई भी दो रो में सेम वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। की कॉलम्स में मतलब ये कॉलम बने हुए हैं, इन दोनों की वैल्यूज आपकी सेम हो गई, नहीं ये नहीं होनी चाहिए, यूनिकनेस होनी चाहिए, वरना तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे ना, यूनिकनेस होनी चाहिए। मेंटेन करना टेबल के रिलेशनशिप, दे हेल्प लिंक टेबल्स करेक्टली यूजिंग फॉरेन कीज, इंश्योरिंग रिलेशन इंटीग्रिटी बिटवीन डिफरेंट टेबल्स। याद होगा हमने फॉरेन की के बारे में पढ़ा था, कैसे एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, तो वही वाली चीज आपका इंश्योर करना। नेक्स्ट है इन्फोर्स करना डेटा इंटीग्रिटी, दे प्रिवेंट इनवैलिड, कोई फालतू का डेटा ना डाल दो, कोई रिपीटेड डेटा ना हो, ना ही कोई मिस हो डेटा। हेल्प करते कि डेटाबेस हमारा ट्रस्ट वर्दी और वेल स्ट्रक्चर्ड रहे। वही चीज रिपीटेडली बार बार रिपीट होती जा रही है सेम है, कुछ भी आई थिंक कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब बढ़ते हम अपनी एग्जाम्पल की तरफ, जिससे और अच्छी सी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो ये हमारा एग्जाम्पल है जिसमें हमारी स्टूडेंट टेबल है, आप लोग देख रहे होंगे, इसमें हमारे नेम, सेमेस्टर, एजेस वगैरह सब लिखी हुई हैं। In this table 21C SE102 appears twice in the student ID column। अब देखो आप, इसमें ये वाला जो रोल नंबर है और ये वाला जो रोल नंबर है, डुप्लीकेट एंट्रीज हो गई, क्या ये चीज हमारी अलाउड है? नहीं। मैं बोल सकती हूँ इसने हमारा रूल को क्या बोलते हैं, इनवैलिड प्रूफ कर दिया है, राइट? क्या मैं बोल सकती हूँ? मैं कहा इसने वायलेट कर दिया की कॉन्स्टेंट को, क्योंकि प्राइमरी की कभी भी हमारी डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं करती, हमेशा यूनिक होती है, और डुप्लीकेशन एक्सेप्टेबल नहीं है, रिजेक्ट हो जाता है। एंड स्पेशली ये क्या थी, प्राइमरी की थी, तो उसको तो क्या होना चाहिए था, इसको तो और यूनिक होना चाहिए था, बट इसने क्या कर दिया, डुप्लीकेट कर दिया। क्या ये अलाउड होगा? क्या की कॉन्स्टेंट्स करेगा? नो, की कॉन्स्टेंट नहीं करेगा। आई होप समझ आ गए होंगे आपको की कॉन्स्टेंट। प्राइमरी की कॉन्स्टेंट ये तो अभी पढ़ाई दीदी, कोई नहीं, पढ़ लेते हैं अच्छे से। टाइप सी है, याद करो, ये मैंने आपको चार्ट दिखाया था, देखो कि हमने अब तक पढ़ चुके हैं, अपने डोमेन कॉन्स्टेंट्स पढ़ लिए, हमने अपने एंटिटी वाले पढ़ लिए, अब हम आ रहे हैं अपनी की कॉन्स्टेंट्स पे, जिसमें हम अभी पढ़ेंगे प्राइमरी देन यूनिक वाला। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपने प्राइमरी की कॉन्स्टेंट पर। द प्राइमरी की कॉन्स्टेंट श्योर दैट द वैल्यूज इन द प्राइमरी की कॉलम्स आर ऑलवेज यूनिक एंड नेवर नल। हमेशा यूनिक होनी चाहिए, कभी भी नल नहीं होनी चाहिए। अब ऑलरेडी आपको पता चल चुका है, तो मैं धीरे धीरे से अच्छे से ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आपको ऑलरेडी पता ही है। यूनिक नहीं होनी चाहिए, ना नल वैल्यू होनी चाहिए। इन सिंपल टर्म दिस मीन्स नो टू रोज इन द टेबल कैन हैव द सेम प्राइमरी की वैल्यू एंड नो रो कैन लीव द फील्ड ब्लैंक, है ना? मतलब अगर आपकी जैसे ये दो रोज हैं, सेम नहीं हो सकती, ठीक है, सेम नहीं हो सकती, ना नल वैल्यूज हो सकती है। दिस रूल इज अप्लाइड एट द टाइम ऑफ डिफाइनिंग द डेटाबेस स्कीमा। कब होता है? जब आपके रूल अप्लाई कब होता है? जब आप डेटाबेस स्कीमा को डिफाइन कर रहे हो। तो जैसे डीबीएमएस ऑटोमेटिकली चेक कर ले कि अच्छा जो पर्टिकुलरली आप डाल रहे हो वैल्यूज वो कॉन्स्टेंट्स के अकॉर्डिंग है या नहीं। जैसे एग्जाम्पल है, स्टूडेंट की टेबल है, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे 101 रिपीट हो चुका है, गलत है, यूनिक होना चाहिए था। ठीक है, अब यही लिखा है कि वो स्ट्रॉन्ग है, स्टूडेंट आईडी इज डिफाइंड एज द प्राइमरी की। मैं कहा फोर्थ रो में 101 ऑलरेडी यूज हो चुके हैं, जो मैंने आपको भी बताया, जो ब्रेक करता है यूनिकनेस रूल को। इफ एनी रो हैड अ नल वैल्यू फॉर स्टूडेंट आईडी 2 दैट वुड बी आल्सो इनवैलिड। यहाँ पे रिपीट हुआ है, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट होती और नल होती तो ये भी क्या होता, इनवैलिड होता, राइट? ये भी क्या था, इनवैलिड। सो दिस एंट्री वायलेट्स द प्राइमरी की कांस्टेंट एंड मेक्स द डेटाबेस स्टेट इलीगल और अनएक्सेप्टेबल। तो ये क्या करते हैं, प्राइमरी की कांस्टेंट्स की जो वैल्यूज होती हैं उसको अनवैलिड कर देता है, इलीगल प्रूफ कर देता है, और ये एक्सेप्ट नहीं होती है। नेक्स्ट है यूनिक की वाला। यूनिक की इन अ डेटाबेस इंश्योर दैट ऑल द वैल्यूज इन अ पर्टिकुलर कॉलम और अ सेट ऑफ कॉलम्स आर डिस्टिंक्ट, अलग होनी चाहिए, कोई डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होते। जैसे ये जो कॉलम्स आपने बनाए हैं, दिस कॉलम, all columns are unique, right? No duplicates are allowed, no duplicates are allowed. The major difference between a unique key and a primary key is that a unique key allows one null value while a primary key does not allow null. This is the major difference। जो पूछ लेते हैं कि भैया यूनिक की और नल की, वो सॉरी यूनिक की और प्राइमरी की में डिफरेंस क्या था, तो सेम है। देखो प्राइमरी की बोलती है कि मुझे डज नॉट हैव नल वैल्यू, मेरे पास नल वैल्यू होनी ही नहीं चाहिए। बट यूनिक बोलता है कि ठीक है चलो एक हम नल वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेंगे, एक से ज्यादा नहीं करेंगे, बट एक को तो ठीक है कर लेंगे। बट प्राइमरी की बोलती है आप एक तो छोड़ो, मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगी,
वो वाली चीज। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी की नल वैल्यू को नहीं लेती और यूनिक की एक ले लेती है, तो मेजर डिफरेंस यही है। जैसे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं एम्प्लॉय का। यहाँ पे उसने क्या करा, आपने यहाँ पे देखोगे उसने नल वैल्यू ले रखी है। द ईमेल कॉलम इज सेट अ यूनिक की एंड यहाँ पे आपकी 2 ईमेल्स हैं बट दे आर डिफरेंट, चलेगा। बट इन्होंने अनदर रो में दूसरे में ही यहाँ पे एरर शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यूनिकनेस वैल्यू को नहीं है। मतलब अगर मैं आपको इन शॉर्ट बोलूं कि इन्होंने बोला था कॉलम इज अलाउड टू हैव ओनली वन नल वैल्यू, द सेकंड रो विद नल इज वैलिड, इफ यू ट्राई टू ऐड अनदर रो विद नल इन द ईमेल फील्ड इट विल बी एक्सेप्टेड। ओके, ये बोल रहे हैं ये वाला केस तो हमारा वैलिड है। क्यों? आपने एक ही नल वैल्यू इंसर्ट करी है, तो यूनिक की तो बोलती कि ठीक है एक ही इंसर्ट कर सकते हो। बट व्हाट इफ अगर एक और एम्प्लॉय आईडी बन जाती और यहाँ पे मैं लिख देती नल और एग्जाम्पल नेम दे देती, चलो फॉर एग्जाम्पल राशि डागा, मैं अपना ही नेम दे देती, ठीक है, तो क्या ये वैलिड होता? नहीं, जब वैलिड नहीं होता, क्योंकि ईमेल में बोला है कि सिर्फ मैं एक नल वैल्यू ही अलाउड करूंगा, एक नल वैल्यू अलाउ करता है यूनिक की। बट यहाँ तो आप दो दे रहे हो भाई, एक के साथ एक से नहीं, ये एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ये जो की ऑब्जर्वेशन नल वैल्यू में यही बताना चाह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपकी एक नल वैल्यू अलाउ हो सकती है, ठीक है। एक से ज्यादा आप कर रहे हो फिर वो वैलिड ही रहेगी, ये तो आप अन्याय कर रहे हो, वो वाली चीज। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स लास्ट है हमारा। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट रूल्स होते हैं डीबीएमएस में जो मेक श्योर करते हैं कि जो कनेक्शन है 2 टेबल्स में वैलिड होना चाहिए। मतलब आपका एक टेबल ये एक टेबल ये, दोनों के बीच में कनेक्शन वैलिड होना चाहिए। These constants ensure that any foreign key in one table either matches a primary key in other tables or stays null। जैसे ये एक फॉरेन की है, या तो इसकी प्राइमरी की से मैच हो रही हो या फिर वो नल हो। फॉरेन की वाला कॉन्सेप्ट है, अच्छे से मैं आपको आई थिंक 2 या 3 बार पढ़ा चुकी हूँ, अब नहीं पढ़ाऊंगी, अच्छे से समझ आ गया होगा। बेसिकली इट हेल्प्स मेंटेन द लिंक बिटवीन रिलेटेड रिकॉर्ड्स अक्रॉस डिफरेंट टेबल्स। जो रिकॉर्ड्स हैं आपस में वो मेंटेन करने के लिए। क्यों जरूरी है? डेटा आपका कंसिस्टेंट रहे, मेक श्योर कि आपके 2 टेबल्स उनके बीच में रिलेशनशिप वैलिड चल रहा है कि नहीं चल रहा। प्रिवेंट करना ऑर्फन रिकॉर्ड्स को, स्टॉप करना एनी एंट्री इन अ चाइल्ड टेबल फ्रॉम पॉइंटिंग टू अ रिकॉर्ड टू द पेरेंट टेबल दैट डजंट एक्सिस्ट। मतलब अगर आपके जैसे ये पेरेंट टेबल है, ये चाइल्ड है, अगर चाइल्ड आपके पेरेंट में एक है जो इसमें प्रेजेंट नहीं है तो आप उसको नहीं डाल सकते हो, ठीक है, ये वाली चीज। मेंटेन करना लॉजिकल कनेक्शन, हेल्प अस टू प्रिवेंट द करेक्ट स्ट्रक्चर एंड लॉजिक ऑफ द डेटाबेस। जो आपका स्ट्रक्चर डेटाबेस के ऑर्डर को मेंटेन करना। जैसे हमारे पास 2 टेबल्स है, स्टूडेंट एंड ब्लॉक। स्टूडेंट की आपकी टेबल्स ये है, ब्लॉक की है। प्रॉब्लम क्या है? स्टूडेंट टेबल में मुकेश जो है उसका ब्लॉक नंबर है 22, बट इफ यू लुक एट द ब्लॉक टेबल इन देयर इज नो ब्लॉक 22 लिस्टेड। सिंस 22 डज नॉट एग्जिस्ट एज अ प्राइमरी की इन द ब्लॉक टेबल, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज वायलेटेड। यहाँ पे तो है बट यहाँ पे ये चीज है ही नहीं, तो यहाँ पे आपका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी वाला इनवैलिड हो गया, क्योंकि उसने बोला था अगर आपका एक इधर है तो इधर भी होना चाहिए। This kind of insertion should be rejected by the DBMS to keep the data reliable and consistent। ये अवॉइड कर देंगे कि भैया आपकी अगर यहाँ पे एंट्री है, यहाँ पे एंट्री नहीं है, तो फायदा ही नहीं है ना, वो वाली चीज हो गई। तो यस, आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। यस, थोड़ा सा लेक्चर ज़्यादा तो बड़ा नहीं बट थोड़ा सा बड़ा हो गया, बट स्टिल मुझे बताना कैसा लग रहा है कैसा नहीं लगा लेक्चर। आज हमने काफ़ी अच्छी चीज़ें पढ़ी। आज हमने पढ़ा अपना इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट क्या होता है। मैं यहाँ पे आपका एक बार काइंड ऑफ रिवीजन करा देती हूँ कि हमने पढ़ा इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या होगा, राइट। हमने पढ़ा कि इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स क्यों ज़रूरी है ना। हमने पढ़ा कि इंटीग्रिटी जो हमारा कांस्टेंट है उसकी नीड क्या है, व्हाई। देन हमने पढ़ी टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स, टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स हमने पढ़े। फिर टाइप्स में पढ़ने के बाद हमने सबसे पहला जो पढ़ा था वो अपना डोमेन था, डोमेन कांस्टेंट। इसके अंदर भी हमने 2 पढ़े थे, टाइप्स उसके नॉट नल एंड चेक। दूसरा जो हमने पढ़ा, दूसरा हमारी थी की कांस्टेंट्स, याद है आपको की कांस्टेंट सी। तीसरी हमारी थी डोमेन हो गई। रेफरेंशियल कांस्टेंट तो अभी पढ़ा है, रेफरेंशियल कांस्टेंट। एंड फोर्थ वन एक बार दिमाग से निकल रही है, आप प्लीज़ चेक कर लेना, जिसमें हमारे टाइप्स भी थे, चेक कर लेना। आज हमने वो चीज़ें पढ़ी थी, तो काफ़ी हद तक हमने आज कवर करा। बट अभी हमारे 2 टॉपिक रह गए, विच इज़ असर्शन एंड ट्रिगर। डोंट वरी, ये हमारे नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम कवर करेंगे। इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स काफ़ी अच्छे से कवर हो गया एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर इन द स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर,
तो येस, दिस इज फॉर ऑल टुडे. प्लीज़ मुझे बताना कमेंट्स में कैसे लगे. इफ यू गाइज हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शंस. बट येस, आई हाईली रिकमेंड कि प्लीज़ आप पहले प्रीवियस वीडियोस देख लो बिकॉज ईच वीडियो आर लिंक टू वन अनदर. एंड या, सो स्टे ट्यून्ड. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ हम पढ़ेंगे अपने असर्शन एंड ट्रिगर. मेक श्योर कि आप लोग अच्छे से अपने पुराने लेक्चर्स को कवर अप करते रहें. तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.